है आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 1 अप्रैल 2010 से ये देश में लागू होता है। अपवाद है जेएनके, बाद में वहां भी लागू हो जाता है। आई थिंक एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, 136वां कंट्री बना इंडिया। मैडम क्या फोन में ऐसा क्या है जो हमें नहीं है, बताइए। मम्मी से चैट कर रही हो। देखो तो जो इंडिया है वो 136वीं कंट्री आई थिंक बनी। एक बार इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा, हालांकि ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए। 135वां, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। 135वां देश, यानी इससे पहले 134 कंट्रीज राइट टू एजुकेशन को लागू कर चुके थे कि भैया बच्चों को एक सर्टेन एज तक, अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग है कि इतनी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को 2010 को हुआ। नया सेशन शुरू होता है। इसके तहत जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। 86वां संविधान संशोधन कहा जाता है 2002 में। 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया और आर्टिकल 21A जो है उसने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी माँ बाप भी चाहें तो बच्चे के अधिकार को, उसके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेने से उसको वंचित नहीं कर सकते। कि माँ बाप का मन ने किया नहीं, तुम तो अपने दूसरे बच्चों का ध्यान रखो, तो ये नहीं हो सकता कि अपने बहन भाई का ध्यान रखो। वो भी लीगल नहीं है। अगर माँ बाप भी बच्चों को एजुकेशन लेने से रोक रहे हैं तो उसके अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं। ठीक है ना। बिट्टू यादव क्या कह रहे हैं, मैम मेरे टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर पेपर दिया है, उनमें 92, 95, 93 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? पेपर हार्ड तो नहीं आएगा? सीडीपी में 27, 35 मिनट, 16 में 16। ये लास्ट लाइन नहीं समझी मैं बिट्टू यादव। बाकी हाँ ठीक है, मतलब अगर इतना स्कोर आ रहा है तो वो बढ़ेगा बल्कि फाइनल एग्जाम में। और थोड़ा सा ये देखो किस सेक्शन में कम स्कोर कर रहे हो, क्या रीजंस हैं। जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है और जो ऑफिशियल पेपर्स हैं प्रीवियस, उन दोनों के लेवल में कितना अंतर है उससे भी आपको पता लगेगा। ऐसा तो नहीं है वहां कुछ और ही पूछा जा रहा है, यहाँ कुछ और ही पूछा जा रहा है। हालांकि कुछ हद तक ठीक ही मानेंगे ये जो भी वेबसाइट आप बता रहे हैं, बट स्टिल मतलब मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा, बट मेरे पास जो फीडबैक है काफी लर्नर्स से, वो मुझे लगता है कि ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिला देखिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर संविधान का, थोड़ा सा एनालिसिस आप स्वयं भी करें, है ना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर इतने आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेक्शन वाइज इंप्रूव कर लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें 2002 में, तो आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कक्षा 1 से 5 तक। भाई 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में बैठेगा तो कक्षा 1 से 8 तक, तो कक्षा 1 से 8 तक ये जो 8 साल की फ्री एजुकेशन है और कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चे को मिलनी चाहिए, क्लास 1 to 8। और हम बच्चे को फेल भी नहीं कर पा रहे थे इस दौरान, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, कंपलसरी एजुकेशन है। डिसेबल्ड के केस में यदि बच्चा डिसेबल्ड है तो 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए, ये जो एज ग्रुप है। एज के अनुसार नामांकन होगा, यानी मान लीजिए एक बच्चा है जो 8 साल का हो गया है, वो कभी स्कूल नहीं गया, अब आप उसको 8 साल की उम्र में पहली बार स्कूल में क्या करा रहे हैं, एनरोल करा रहे हैं। माँ बाप ने नहीं भेजा, खुद से नहीं गया, या 2 दिन गया फिर गया ही नहीं, तो आप क्या करा रहे हैं, एडमिशन दिला रहे हैं, बच्चे को एनरोल करा रहे हैं 8 साल की उम्र में। तो क्या आप इसको पहली क्लास में एडमिट कराएंगे या फिर इसका एडमिशन आप डायरेक्ट दूसरी और तीसरी में कराएंगे? भाई कायदे में तो 3rd क्लास में ये होना चाहिए 8 साल की उम्र के अनुसार। तो अब ये कहता है आरटीई कि एज वाइज होमोजीनियस बन जाएगी क्लास। एज वाइज होमोजीनियस क्या होता है, समरूप बन जाएगी क्लास आयु के अनुसार, क्योंकि आयु के अनुसार एडमिशन होगा क्लास में। अगर मान लीजिए बच्चा 2 साल स्कूल नहीं भी जा पाया तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी कि उस तरह से प्रिपेयर कराएं बच्चे को कि वो बाकी की एजुकेशन कवर कर ले, क्योंकि वो कॉग्निटिवली तो मैच्योर हुआ ही है ना, बेशक वो स्कूल नहीं आया उस दौरान, तो एज वाइज आसपास के एनवायरनमेंट की एक्टिविटी वाइज सीखा तो है ही। तो पुराने को कवर कराना स्कूल की जिम्मेदारी, टीचर की जिम्मेदारी। और साथ में अगर 8 साल में आया है तो डायरेक्ट 3rd में एडमिशन दिलाएंगे, एज वाइज क्लास में एडमिशन होगा, ना कोई टेस्ट लिया जाएगा बच्चे के लिए, ना कोई टीसी मांगी जाएगी, ना कुछ और कहा जाएगा, चुपचाप से एडमिशन कर लेना। किसी का भी अधिकार नहीं है कि बच्चों को किसी भी आधार पे एडमिशन स्कूल में ना दे, ऐसा कहता है आरटीई। ठीक है। एक चीज है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको भी 25%, जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं तो वहां पर कोटा दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए कि वहां पर 25% बच्चे जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पढ़ पाए। इसका भी गलत इस्तेमाल होते हुए हम कई बार देखते हैं और कई बार सही भी
चीजें, इससे बेनिफिट मिल पाता है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। अब आरटी के अंदर कुछ चीजें बैन हैं अगर हम देखें, जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चे को मुर्गा या मुर्गी आप नहीं बना पाएंगे, आंखें नहीं दिखा पाएंगे, पीट नहीं पाएंगे, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर कंप्लेंट हो गई तो जान बचानी भारी हो जाएगी, नौकरी बचानी भारी हो जाएगी। बहुत जगह पे आज भी ये चीजें चलती हैं, बट धीरे धीरे मैं और आप या जो भी नवीन चिंतन वाले लोग हैं वो इन चीजों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती है तो बहुत विद्वान लोग बैठ करके इस पर दिमाग लगा करके बनाते हैं, और बाहर की कंट्रीज में पहले ये चीजें अप्लाई हो चुकी होती हैं, फिर जाकर के यहाँ आती हैं, और कई बार हम भी कुछ नया सोच लेते हैं। तो बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी है, यानी नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो मुर्गा मुर्गी बनाना और नो आंखें दिखाना। आप प्रताड़ित नहीं करेंगे बच्चों को, क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं कि मेरे अंदर भी कोई क्षमता है। नकारा हम पहले ही घोषित कर देते हैं बच्चे को, जबकि हाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कह रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रही है कि बच्चा तो क्यूरियस है, क्रिएटिव है, लर्निंग एबिलिटी रखता है, और हम इन तीनों की बैंड बजा देते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं, यानी एज वाइज होमोजीनियस, जैसी एज है बच्चा, जिस भी एज में आया है 6 से 14 वर्ष के बीच में, उसको आप एनरोल करा देंगे। उसको उस एज में, मान लीजिए 14 वर्ष का है तो सीधा 8वीं क्लास में आप एडमिशन कराएंगे। एडमिशन फीस जैसी कोई चीज नहीं है, टेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन में संलग्न नहीं रहना है, इधर उधर से कमाई नहीं करनी है। आधे तो आजकल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना, और बहुत ही खुशी खुशी ये बात बताते हुए, बट ये क्या है, गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन या कोई भी ऐसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम, कोई बहुत ही बेहतर बात इसमें नहीं कही गई है। तो प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है, तो नाम बदल के पढ़ाते हैं बहुत सारे तो गवर्नमेंट टीचर्स, बहुत सारी तरह तरह की चीजें करते हैं। कोई किसी और के अकाउंट में पैसा ले रहा है, कुछ हो रहा है, 70 तरीके, सैकड़ों तरीके, तो ऐसा लोग करते हैं। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, यानी आपका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तभी आप देखते हैं स्कूल के पीछे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड है या फिर आईसीएसई किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होगा प्रॉपर, बिना मान्यता, और आपके जो टीचर्स हैं वो भी सर्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हमें मौका मिला था, हम तो कह दिए थे भाई हमको नहीं चाहिए, हमको यूट्यूब से ही कमा लेना, तो हमको नहीं चाहिए सरकार का पैसा। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें तो ये कुछ कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है। वो क्या है समझते हैं। मेरा मैथ्स नहीं हो पा रहा है, प्लीज मैम करियरविल पे हूँ, प्लीज कुछ बता दीजिए। और मिला इतना अच्छा पढ़ाते हैं उदय सर, इतना अच्छा फीडबैक है हमें, जो टॉपर्स भी आते हैं इंटरव्यूज वगैरह में वो सब बहुत ही प्यारा फीडबैक देते हैं, इवन सभी टीचर्स के बारे में। तो और मिला, एक तो मैथ्स पढ़ लीजिए वो 15 नंबर वाला उदय सर से, पेडागोजी मैं करा दूंगी, मतलब अभी मैराथन सेशन आएगा उतना भी कर लेना, या जो सेट कराया हुआ है उसको थोड़ा देख लो तो हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। देखिएगा, आप समझते हैं हम ये क्या प्रोहिबिट करता है, फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट। बच्चों को आप तंग नहीं करेंगे, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा कि माँ बाप का टेस्ट अलग हो रहा है, बच्चे का टेस्ट अलग हो रहा है, ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में बहुत जगह पे होता है अभी भी। कैपिटेशन फी, कोई फीस की जरूरत नहीं है, फ्री है, एजुकेशन कंपलसरी है, प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स को नहीं देने हैं। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, तो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद हो जाना चाहिए, और अगर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है तो उनको भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ क्वालिफिकेशन का कोई अंत नहीं है, है ना, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हिल जाता है तब जाकर फिर आप कोचिंग्स में आते हैं, अदरवाइज तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, क्या आपने टीचिंग ट्रेनिंग में नहीं पढ़ा होगा, है ना। और मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं अगर देखा जाए तो, है ना। यहाँ तो एक प्राइमरी का भी अगर कोई नौकरी ले ले 20 साल पहले भी, वो भी कहेगा कि नहीं अब मैं क्वालिफाइड हूँ पढ़ाने के लिए। बट जहां से आप पढ़ के आ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बीएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज आप करके आते हैं, वहां एमएड से लेके एमफिल तक अलग अलग तरह के प्रोफेसर्स हैं, तो वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं देखा जाए वो सिस्टम फेल हो रहा है कि हम उस तरह की एजुकेशन नहीं दे पा रहे कि फिर बाद में हमें आकर के कोचिंग्स लेनी पड़ रही हैं, और कोई एक व्यक्ति सामने निकल करके आ रहा है जो ज्यादा मेहनत हमारे साथ कर पा रहा है उस एग्जाम को लेकर के, हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिग्रीज और सिस्टम फेल होता है, फिर इस तरह की संस्थाएं निकल करके आती हैं। खैर, आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 25%। अच्छा, ये याद रखिएगा, प्यूपिल टीचर रेशो जो है 30:1 है, यानी 30 बच्चों पे एक टीचर, ये है प्यूपिल टीचर रेशो, यानी शिक्षार्थी और शिक्षक रेशो जो है, यानी जहां 30 बच्चों की संख्या है तो एक टीचर, 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर, 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर, अगर 150 बच्चे हैं, 150 से ऊपर हैं, 150 हैं तो 4 टीचर प्लस एक प्रधानाध्यापक या अध्यापिका, प्रिंसिपल भी होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें
प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, वह उच्च प्राथमिक यानी जो प्राइमरी स्कूल है 1 to 5 का, वो 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए आपके घर के। जो एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल है 6 to 8 के लिए, वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक, 1st to 5th वाला 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक, यानी ये है बच्चे का घर, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर पर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल, और 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए क्या, मिडिल स्कूल 6th to 8th वाला 3 किलोमीटर के दायरे में। ये बात कही गई, गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे ज्यादातर। अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो कक्षा 1 से 5 में 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, यानी 200 दिन स्कूल खुलना चाहिए। कक्षा 6 से 8 में 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए, सारी छुट्टियां वुट्टियां हटा के जो टोटल वर्किंग डेज निकल के आए, एटलीस्ट 220 दिन स्कूल खुले। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं तो ये कहता है 45 घंटे 45 आवर्स एक हफ्ते में काम करना, एक सप्ताह में टीचर को, जिसमें प्रेपरेटरी या लेसन प्लानिंग के घंटे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ये D+B से लेके सब जगह पे पूछा जा चुका है। प्रेपरेटरी आवर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, कहां पर इंक्लूडेड हैं, इन 45 घंटों में एक सप्ताह के हिसाब से लगभग 6 से 7 घंटे जो है एक टीचर को काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 1st to 5th का टीचर है वो प्राइमरी टीचर कहलाता है। 6th to 10th को हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। 11th 12th के टीचर को हम पीजीटी या लेक्चरर कह देते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछना पूछे, बट ऐसा कई बार हम घबरा जाते हैं, तो ये एक बेसिक बात हुई। और प्राइमरी लेवल पे 30:1 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक। अगर एलिमेंट्री लेवल है 6th to 8th का, तो 35 बच्चों पे, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो ज्यादा बच्चे भी शांत बैठ जाते हैं, जैसे आप तो 22, 23, 32 हजार भी लोग शांति बैठे रहते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये 6 to 8 के लिए 35:1, प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए 30:1, 9th 10th सेकेंडरी लेवल है, 11th 12th को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। ये तो एक डिफरेंट तरीके की बात हो गई। अगर बच्चे 150 से ऊपर हैं तो 4